भारतीय इतिहास की अपनी सीरीज चल रही है, श्रृंखला में हड़प्पा सभ्यता अपना ऑनगोइंग है। और हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था की बात हमने आरंभ कर दी थी, पिछले एपिसोड तक आप लोगों ने देख लिया था। चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर जो बेस है, अब हमने उसको बहुत विस्तार से देख लिया था। इस सत्र के अंदर में अब आप लोगों के सामने जो लेने जा रहा हूँ भाग पोर्शन, वो पोर्शन है असल में अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग, ट्रेड और कॉमर्स वाली बात को। तो आइएगा हम अपनी बात को उसी रूप में आगे लेते हैं। देखिएगा, जब हम उद्योग की बात करते हैं तो आप उद्योग के साथ साथ व्यापार वाणिज्य भी इसी में जोड़ लीजिए, व्यापार एवं वाणिज्य। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखो कई सारी बातें हैं यहाँ पर कि किस किस प्रकार की इंडस्ट्रीज थी। हम शुरुआत में देख चुके थे जब हमने ये आरंभ किया था कि सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हड़प्पा सभ्यता का प्रधान उद्योग था। और कपास की खेती, जिसको आप कॉटन कहते हैं, उसका सबसे आरंभिक साक्ष्य खेती से, यद्यपि ये नवपाषाणिक बस्ती तक जाके टिकता है, सिर्फ हड़प्पा तक की बात सीमित नहीं है। तो आप आइडिया लगाइएगा इस चीज को कि आप वहां से, आपको मेहरगढ़ से, जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ी नवपाषाणिक बस्ती संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की, हमें कपास की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्रधान आपने उद्योग देखा था हड़प्पा सभ्यता का, वो था असल में कुंभकारी, यानी कि मिट्टी के बर्तन को बनाने की कला। क्लियर? और कुम्हारों का एक विशेष दर्जा प्राप्त था। मोहेंजोदड़ो से आपको एक प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, मोहेंजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से। अब यदि आप इस प्रस्तर प्रतिमा, जो कि असल में प्रीस्ट स्टोन स्टेच्यू है, पुरोहित की, याद रखना, पुरोहित की आपको प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है सब। अब जब पुरोहित की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसको जब आप लोग देखते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत विस्तार से ये बात कही थी कि जिस ढंग से शॉल ओढ़ा गया है उस पुरोहित ने, वो शॉल हमें जो स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, उनके शॉल ओढ़ने, और अभी एक जिसको महानायक हम कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनके शॉल ओढ़ने के तरीके संजीव, कई लोगों को आप देख सकते हो वर्तमान भारतीय राजनीति में भी कई आपको नेता इस तरह से शॉल ओढ़ते हुए उसी परंपरा में। इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पर ये परंपरा, जिसको आप सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कपड़ा बनाने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका तो सभ्यता है। क्लियर है ना? हाँ, वस्त्र पहनने का तरीका संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका निर्माण वो सभ्यता का हिस्सा है। क्या रॉ मटेरियल आप काम में ले रहे हो, ये ठेठ मोहनजोदड़ो से आ रहा है। तो उस पुरोहित प्रस्तर प्रतिमा ने जिस ढंग से शॉल को ओढ़े हुए है, अब ये शॉल जो है ये अलंकरण वाला है, और इसमें अलंकरण आपको इस तरह से फूल की तिपत्तियों का नजर आ रहा है। इस अलंकरण युक्त पत्तियों की, तिपत्तियों वाली अलंकरण वाला शॉल को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कढ़ाई और बुनाई, याद रखिएगा, कढ़ाई और बुनाई का भी एक विशेष स्थान प्राप्त था उद्योगों में। हमें कम से कम संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से, याद रखिएगा, टेराकोटा से बनी, यानी कि मिट्टी से बनी और शंख से बनी, मिट्टी से निर्मित एवं शंख से बनी हुई, याद रखिएगा, 2 एवं 3 छिद्रित तकुए प्राप्त हुए हैं। तकुए एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा आप कशीदाकारी, कढ़ाई बुनाई में आप उसको काम में ले सकते हैं। तो ये बड़ी विशिष्ट सी बात हमें नजर आती है। जैसा अब आपने देखा था कि डीएन दीक्षित साहब को मोहनजोदड़ो से 3 गोल्डन निडल्स प्राप्त हुई थी, यानी कि वस्त्र बुनाई का प्राचीनतम साक्ष्य किसी भी हड़प्पा सभ्यता में भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया आपका मतलब कढ़ाई बुनाई वाली बात। एक बात और आती है कि कौन से शिल्पियों को कुंभकारी के अलावा और विशेष स्थान प्राप्त था। इसमें एक कसेरा या ठठेरा, कुंभकारी तो आपने देख ही ली, कुंभकारी के साथ साथ याद रखना ठठेरा, जिनको आप कहते हैं कसेरा वर्ग, यानी कि जो कांसे के बर्तन बना रहा है,
अब आप सोचिएगा, तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जा रहा है, क्लियर। तांबे में अब जो कॉपर है, हड़प्पा सभ्यता में कॉपर आपको कहां से प्राप्त हो रहा है? खेतड़ी राजस्थान, खोदरीबा राजस्थान, यहां से आपको ज्यादातर कॉपर प्राप्त हो रहा है। कॉपर में आपको टिन मिलाकर कांसा बनाना पड़ रहा है, क्लियर है। कांसा, अब टिन के लिए आपको अफगानिस्तान से टिन इंपोर्ट किया जा रहा है। इसीलिए भारतीय इतिहास में कोई सभ्यता का कोई दौर ऐसा नहीं जिसको आप पूर्ण रूप से ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन कह सकें। कांस्य की बड़ी दुर्लभ वस्तुएं मिली है, मतलब कम मिली है, कारण कि ये महंगा धातु था टिन, और इजीली नहीं उपलब्ध था, भारत में तो कम से कम नहीं था। समझ में आ रही बात आप लोगों को? इसीलिए उस जमाने में जो कांस्य धातु का बनाकर उसका शिल्प का उत्पादन करते होंगे, आप सोच कर देखिएगा कि इस वर्ग को, इन शिल्पकारों को, ठठेरों को या कसेरों को, जो कांस्य बर्तन, कितना बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आप सोचिएगा, जो आपने नग्न कांस्य नृत्यांगना की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से 2 प्राप्त हुई, एक नहीं। एक नेशनल म्यूजियम कराची में रखी हुई है, विच इज नॉट फाइनेस्ट मॉड्यूल ऑफ दैट नेकेड स्टेच्यू, लेडी फीमेल स्टेच्यू, रादर देन जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी हुई है, क्लियर है। तो इस वर्ग को बड़ा ही प्रधान माना गया। याद रखना, ईंटों से बने हुए भट्टे, ईंटों से निर्मित भट्टे हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। ईंटों से बने हुए भट्टे, मतलब इसका मतलब है कि व्यापक पैमाने पर जो मिट्टी से बनी हुई ईंटें हैं, उनको अग्नि में पकाने का काम किया जाता था। टिन अफगानिस्तान से मंगाया जा रहा है। सोना दक्षिण भारत में कोलार की खानों से, याद रखिएगा, कोलार की खानों से मंगाया जा रहा है, जिसको आप कहते हैं सोना, जिसको आप क्वार्ट्जाइट पत्थर कहते हैं, चकमक पत्थर। अच्छा, आप लोग जब पूरी सीरीज, प्री हिस्टोरिक सीरीज पढ़ रहे थे, याद करिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रागैतिहासिक मानव को क्वार्ट्जाइट मैन या चकमक पत्थर मनुष्य भी बोला है, जो क्वार्ट्जाइट पत्थर से स्टोन टूल्स बना रहा है। तो चकमक पत्थर आपको सिंध में रोहिली पहाड़ी से प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना। जो क्वार्ट्जाइट स्टोन्स हैं, यानी कि जो चकमक पत्थर है, वो चकमक पत्थर आपको रोहिली पहाड़ी कहां से मिल रहे हैं? तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वो स्थल है सिंध। एक और बड़ी विशिष्ट वस्तु है सेलखड़ी। सेलखड़ी की मुहरें बेहद संख्या में प्राप्त हुई है, बहुत संख्या में। सेलखड़ी बलूचिस्तान से मंगाया जा रहा है। बलूचिस्तान से। अब जैसे आपके सीप हो गया, सीप लोथल से मिल रहा, जो कोस्टल एरिया हैं। गोमेद और स्फटिक आपको सौराष्ट्र, कोड़ियाँ हो गई, सीप हो गया, ये आपको लोथल जैसी जगहों से मिल रहा है। फिरोजा और हरिताश्म ये लोग ईरान से मंगा रहे हैं। अब आप सोच के देखिएगा, इनके ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस कितने वैश्विक रहे होंगे। कार्नेलियन जो बीट्स होती हैं, कार्नेलियन जो मनके हैं, वो गुजरात और सिंध से मंगाए जा रहे हैं। तो फिरोजा एवं हरिताश्म, ये तमाम बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, तथ्य, क्योंकि परीक्षा में इनको सुमेलित करने के नाम से पूछा, सत्य कथन के नाम से पूछा जा सकता है। फिरोजा एवं हरिताश्म, ईरान। अब ईरान का मतलब असल में क्या होता है? ईरान का मतलब होता है मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता, वो निकलता है ईरान से हमारा मतलब। सेलखड़ी आपने बलूचिस्तान से देख ही लिया। गोमेद और स्फटिक आप गुजरात में सौराष्ट्र से मंगा रहे हैं, याद रखिएगा। गोमेद एवं स्फटिक आप कहां से मंगा रहे हैं? गुजरात में सौराष्ट्र से मंगा रहे हैं। कार्नेलियन मनके गुजरात और सिंध दोनों से मंगाए जा रहे हैं। कार्नेलियन मनके
ये आपको प्राप्त हो रहे हैं, याद रखिएगा, गुजरात एवं सिंध दोनों जगह से आपको कार्नेलियन, मन के कार्नेलियन असल में एक बहुमूल्य पत्थर है, इसके बीट्स बनते हैं। याद करिए, हरे, नीले, लाल। आपने कई बार मुस्लिम फकीरों को देखा होगा। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट की जा रही है। सिल्वर जो है, उस जमाने में चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से मंगाई जा रही है। लार्जवर्द मणि, जिसको लैपिस लैजुली आप कहते हैं, कश्मीर और अफगानिस्तान से मंगाई जा रही है। तो ये भी देख लीजिएगा, लैपिस लैजुली ये कश्मीर एवं अफगानिस्तान। काफी महत्वपूर्ण है लैपिस लेजुली भी एक अर्ध बहुमूल्य पत्थर है, कश्मीर और अफगानिस्तान से मंगाया जा रहा है। इसका मतलब जो मुद्दे की बात है वो सिंपल सी बात बस इतनी सी है कि भाई ये सभ्यता आइसोलेटेड सिविलाइजेशन नहीं थी, इसके ट्रेड और कॉमर्स के जो विंग्स थी, याद रखिएगा, ये जो व्यापारिक पंखुड़ियां थी, पंखे थे, ब्लेड्स थी, ये फैल कर संपूर्ण अरब सागर के पार जाकर ईरान तक पहुंच रही है। तमाम बहरीन हो गए, इवन देखिए गल्फ कंट्रीज में तो अभी तक इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले कि उस जमाने में, उस काल में कोई सभ्यता ऐसा मामला था। लेकिन ईरान तो खैर अपना में बहुत विशिष्ट सा एक स्थान आपको प्राप्त होता है। बहरहाल आप तमाम इस मैटर को, यहाँ तक के इस संपूर्ण मैटर को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात को आपने ठीक से देख लिया होगा जी। अब हमें कुछ माप तोल के वस्तुओं को भी, क्योंकि ये बड़ी ही महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हमें संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से, कि इनका वेट क्या था, किस किस तरह के ये उपकरणों का वस्तुओं को नापने करने के काम में लेते थे। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपके ठीक से समझ में आ गई है। अब यदि हम मेजरमेंट यानी कि मापना, माप तोल की बात करें, तो एक बात तो बहुत क्लियर मैं बात कर दूं, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे स्केल्स मिल रहे हैं, जिसको आप फुटा या पैमाना कहते हैं, स्केल, क्लियर, 36.6 सेंटीमीटर का एक साइज वाला स्केल मिलना, जिसको आप आइवोरी कहते हैं, हाथी दांत का बना स्केल मिलना, सीप का बना स्केल मिलना, टेराकोटा का बना स्केल मिलना, क्यूबिट यहां से आपको प्राप्त हो रहे हैं 51.8 सेंटीमीटर से लेकर 53.6 सेंटीमीटर तक के। कई प्रकार के वेट, जिसको आप बाट कहते हैं, वो क्यूबिक क्यूब में है और क्वार्जाइट पत्थर से बने हुए हैं, और द्विस्तरीय विभाजन है इन पत्थरों के निचले स्तर पर, जो ये क्यूब्स के रूप में जो क्वार्जाइट, इन पर विभाजन प्रणाली और ऊपर की तरफ पॉइंट, दशमलव प्रणाली के प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हड़प्पाई निवासियों को, सैंधव निवासियों को गणित का बेहद विशिष्ट ज्ञान था, और संभवतः दे वर लिटरेट, उनके शिक्षण पाठ्यक्रम में गणित को, ज्यामिति को बेहद विशिष्टता से मान्यता दी गई होगी। तो माप तोल से, अच्छा माप तोल ही नहीं भाई, इनके नगर विन्यास से, इनके भवन निर्माण तकनीकी से भी बात लगती है। तो एक बात तो मैं यहां बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि माप तोल के जितने साधन यहां प्राप्त हुए, चाहे वो बाट है, चाहे वो स्केल्स है, माप तोल एवं भवन निर्माण तकनीकी, याद रखना, से स्पष्ट होता है कि
सैंधव निवासियों का ज्यामितीय गणित, और गणित में भी विशेषकर ज्योमेट्री उत्कृष्ट था। भैया वरना कैसे पॉसिबल है, बिना मैथमेटिक्स की नॉलेज के कैसे आप इस प्रकार से सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो नो डाउट कि जब हम माप तोल के साधनों की बात कर रहे हैं तो सर्वेक्षण हेतु जो हड़प्पाई निवासी हैं वो स्केल का प्रयोग करते थे। अब ये जो स्केल मिल रहा है, ध्यान रखना 31.6 सेंटीमीटर, आपको लग रहा है छोटा मोटा सा मामला है। 31.6 सेंटीमीटर का एक पैमाना प्राप्त होना। आइवोरी स्केल फ्रॉम लोथल, शेल यानी कि सीप का बना हुआ स्केल फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, टेराकोटा स्केल फ्रॉम कालीबंगा एंड ब्रॉन्ज स्केल, कांसे का बना हुआ पैमाना हड़प्पा से। आपको लग रहा है कि बहुत छोटा मोटा मामला जा रहा है। आइवोरी स्केल यानी कि हाथी दांत का, याद रखना, का बना हुआ स्केल आपको प्राप्त हो रहा है मोहनजोदाड़ो। क्लियर? शेल स्केल यानी कि सीप का बना हुआ पैमाना, ये हमें प्राप्त हो रहा है लोथल से। टेराकोटा स्केल यानी कि जो पकाई हुई मिट्टी होती है, मिट्टी का बना हुआ पैमाना, यह आपको प्राप्त हो रहा है काली बंगा से। एंड ब्रॉन्ज स्केल ये आपको प्राप्त हो रहा है हड़प्पा से। आप खुद इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि इसीलिए तो, यही तो वजह है कि जो इनकी टाउन प्लानिंग है ये बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं पिन पॉइंट शार्पनेस के साथ बनाई गई है। कहीं पर भी आपको 1 इंच का इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण हमें नजर आता ही नहीं है। जो क्यूबिट प्राप्त हो रहे हैं हड़प्पा से वो 51.8 सेंटीमीटर से लेकर 53.6 सेंटीमीटर के हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हड़प्पाई क्यूबिट जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो 51.8 सेंटीमीटर टू 53.6 सेंटीमीटर तक के आपको क्यूबिट यहां से प्राप्त हो रहे हैं। हड़प्पाई जो बाट है, मैंने पहले ही कहा, ये घनाकार है, क्यूब शेप्ड है, क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए हैं। निचले स्तर पर विभाजन प्रणाली है और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली है। तो हड़प्पाई, याद रखिएगा, जो बाट आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये पहली बात तो घनाकार है, ठीक है। ये चमकीले पत्थर यानी कि क्वार्टजाइट से बने हैं। क्वार्टजाइट से निर्मित है। दूसरी बात इनकी, इनमें द्विस्तरीय विभाजन आपको पाया जा रहा है। यह भी बेहद तर्क संगत और महत्वपूर्ण है, द्विस्तरीय विभाजन। सो व्हाट डज मीन ऑफ, जो बाइफिशनरी, एक तरह से देखो निचले स्तर पर और दूसरी बात ऊपरी स्तर पर। निचले स्तर पर एवं ऊपरी स्तर पर। निचले स्तर पर तो विभाजन प्रणाली आपको पाई जा रही है। ऊपरी स्तर पर आपको याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है दशमलव प्रणाली। कितना साइंटिफिक इनका टेक्निक्स को ये काम में ले रहे हैं, यही वजह है।
जो हड़प्पाई औजार है और हथियार है, ये सामान्य किस्म के होते थे, क्योंकि उसकी वजह ये कि बीच में कोई रोड या शलाका नहीं होती थी। यदि बीच में रोड होती तो वो उनकी मजबूती को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी हार्डनेस को बढ़ाती। तो यदि प्रश्न आ जाए हमारे सामने कि जो हड़प्पाई यंत्र या उपकरण या औजार मिले हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। आज किसी ने मुझे, यदि आप क्लास देख रहे हैं, मैं भूल रहा हूं, शायद एलन करके कुछ नाम था, एक विद्वत पाठक, और अच्छी बात है, मैं बार बार कहता हूं, आप पढ़कर अपना संदेह रखते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपकी जिज्ञासा और आपकी जागरूकता को शो करता है। और मैंने बहुत स्पष्ट कमेंट में लिखा है कि ये आपके विद्यार्थी से शोधार्थी होने का परिणाम है। यदि आप कोई जिज्ञासा मेरे सामने रख रहे हैं, आपने जो बात पूछी सनोली के संदर्भ में संभवतः जब मैं रथों की बात करी, यही तो इतिहास के अंदर रिसर्च, यही तो है। आपको यदि आप बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो उसके नीचे प्लस माइनस लगा रहता है माय डियर। आप एग्जैक्ट टाइम, वो इस गणना इस प्रकार से नहीं होती है। और अभी तो नई नई खोजें आ रही है। आज भी आप लोगों ने देखा हो तो भरतपुर, मथुरा के पास भरतपुर से शायद बहस करके कोई गांव है, वहां से महाभारत कालीन आपको, और सब कुछ छोड़िए भैया, जो काल गणना है हड़प्पा की, वो तो कभी की तिरोहित हो गई। कहां, किस जगह पे? सबसे प्राचीन जो हड़प्पा स्थल भिडराना है, 8000 ईसा पूर्व का जा रहा है। 8000 ईसा पूर्व में तो प्री हिस्ट्री, मेसोलिथिक टाइम चल रहा है। सो देयर आर सो मेनी स्कोप्स फॉर रिसर्च। नई नई धारणाएं बदलती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपके पास साधन, उपकरण, तकनीकी, विज्ञान, ठीक है ना, एक्सप्लोर करना चाहिए मैं नए नए फैक्ट्स को। बहरहाल, लेकिन मुझे पसंद आया फिर भी आपका कमेंट कि आपने पढ़ा और अपनी जिज्ञासा मेरे पास रखी। संभवतः आपने मुझे लाइक समझा कि शायद मैं उसको, मेरा बस एक आग्रह है, इन सेशंस को भरपूर देखिए, पूरा देखिए। मैं कोई व्यूज बढ़ाने उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पक्की बात है, मैं आपके देखने के लिए ये क्लासेस बना रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, कोई संदेह नाम की चीज़ नहीं बचेगी। और अभी तो मैं जल्द लाइव भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि अभी रोजाना की 4-5 वीडियोज़ आ रहे हैं, तो बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि सारा सेटअप करना, चीज़ों को अरेंज करना। लेकिन अब मैं लाइव का भी सोच रहा हूँ, जिससे मैं आपको PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और MCQ को सॉल्व कर पाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में भी अब हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और इंडियन हिस्ट्री में तो अब लगभग हम सैंधो सभ्यता को समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। तो जो हड़प्पाई यंत्र, उपकरण, जो औजार मिले हैं, याद रखना इनमें 2 चीजें हैं कि एक तो साहब इनमें बीच में मध्य शलाका, शलाका का मतलब एक प्रकार की छड़ आप कह सकते हैं, रोड जिसको आप कहते हैं, उसका अभाव है। तो जब इसका अभाव है तो पक्की बात है इन उपकरणों में मजबूती का आधार नहीं है। अब सोचो कथन कारण में वो कैसे प्रश्न बनाएगा। हड़प्पाई जो औजार और उपकरण हैं वो सामान्य किस्म के हैं, सामान्य, ये तो हो गया कथन कारण। हड़प्पाई उपकरणों औजार में मध्य शलाका नहीं होने से उनमें मजबूती नहीं होती, इसलिए वो सामान्य किस्म के दिखते हैं। यदि आपने ढंग से पढ़ा इन चीजों को, आप टिक टिक कर दोगे, 2 कथन मतलब कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है और नहीं कर पाया तो फिर नहीं कर पाओगे, अब उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि हड़प्पाई शिल्प की बात की जाए, ये तो उद्योग धंधे कहाँ से आपके क्या क्या व्यापारिक संबंध थे, उस पर मैंने आप लोगों से चर्चा करी है। लेकिन यदि मैं शिल्प की बात करूं, क्राफ्ट की बात करूं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो क्राफ्ट आपके सामने आता है, तो याद रखना सबसे सर्वोत्तम जो शिल्प है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का, वो है मेकिंग ऑफ सील्स, मोहरों का निर्माण करना। लाइक यूनिकॉर्न सील का मिलना, बॉक्स विद बॉक्स मिलना यूनिकॉर्न सील का, दैट इज नॉट वेरी नॉर्मल थिंग। 10 सेंटीमीटर तक लंबे ढोलाकार इंद्रगोप मनके यानी कि कार्नेलियन बीट्स मिले हैं। सर्वोत्तम शिल्प में यदि हम बात करें, मैं थोड़ा सा अपनी आदत के अनुसार स्क्रीन आउट होता हूं, आप लोग यहां तक के मैटर को आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे लेता हूं। देखिएगा, यदि हम
हड़प्पाई सर्वोत्तम शिल्प की बात करते हैं तो सर्वोत्तम शिल्प आपके सामने आता है मोहरें, सील्स का निर्माण करना। मैं फिर कह दूं, सील्स एंड कॉइन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉइन्स फॉर इकोनॉमी, कॉइन्स फॉर एक्सचेंज, किसी चीज को बाय करना सेल करना। बट सील होता है वो आपकी सिक्योरिटी प्रिवेसी को शो करता है। आपने कोई ट्रेड की जो आर्टिकल्स हैं, कोई वस्तुएं कहीं भेजी तो आपने उसको मोहर लगा दी, यदि वो इंटैक्ट है, अखंडित है, इसका मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है। उन सील्स के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट भी होती थी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई एक यूनिकॉर्न सील मिली, अब आप नोटिस करना, यूनिकॉर्न सील मिली है, क्लियर। ऊपर एक ढक्कन बना हुआ है और इसमें इतना एक बॉक्स है। ये ढक्कन धीरे से ओपन होगा और इस बॉक्स में आप कुछ भी संदेश डाल दीजिए और इस सील के, ये इस तरह का मतलब सिलेंड्रिकल सील है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर भी कुछ आकृतियां बनी हुई है। तब आप क्या करोगे कि आप जैसे चपड़ी आपने ली किसी गठरी के ऊपर, उस सील के ऊपर जो आकृति बनी जब वो लगाओगे तो वो सेम जो आकृति है वो उस वस्तु की गठरी के ऊपर आ जाएगी। अब उससे संबंधित आपने इस यूनिकॉर्न सील के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर डाल दिया। तो ये चीज शो कर रही है ट्रेड और कॉमर्स का फेथ, मॉरलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इन सब चीजों को यहाँ शो किया जा रहा है। और आपकी प्रतिबद्धता, आपका कन्विक्शन होना चाहिए अपने उसूलों के प्रति। तो सर्वोत्तम जो शिल्प है वो मोहरों का निर्माण करना। अब आप सोचिएगा, यहां से आपको कार्नेलियन बीड्स, इनको हिंदी में कहते हैं इंद्रगोप मन के आपको यहां से मिल रहे हैं। अब आप सोचिएगा, ये 10 सेंटीमीटर लंबे ढोलक के आकार के कार्नेलियन बीड्स भी हमें यहां से मिले हैं। और दोबारा बोल रहा हूं, ये बहुत सामान्य दर्जे की बातें नहीं हैं। सो क्लियर है। सर्वोत्तम शिल्प के रूप में पहले नंबर पर आप मोहरे लेंगे, फिर आप कह सकते हैं यहाँ से टॉयज कह सकते हैं, यहाँ से आप स्टेच्यू जो प्रतिमाएं प्राप्त हो रही हैं, नो डाउट इट्स अनडाउटेबल थिंग है कि एक जो न्यूड आपको मोहनजोदड़ो से जो ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला है, फीमेल स्टेच्यू, इट्स इनक्रेडिबल, कोई तुलना इसकी हो ही नहीं सकती है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सी थिंग है। फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा आपके सामने और आगे बढ़ाता हूँ। यदि मैं अन्य शिल्प उद्योगों की बात करूं तो वो भी काफी महत्वपूर्ण बात है। देखो, एक बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्वार्ट्जाइट पत्थर, कार्नेलियन पत्थर, अगेट मोती, क्लियर, इनके बीड्स आपको काफी पर्याप्त संख्या में मिले हैं। तो जो बीड्स मिल रहे हैं इनमें अगेट भी हो सकता है, कार्नेलियन हो सकता है, लैपिस लेजुली, ये तमाम जो हैं इनको आप लोग याद रखना अर्ध बहुमूल्य पत्थरों की श्रेणी में रखते हैं। और यही हड़प्पा निवासियों के व्यापारिक जो शिल्प वस्तुएं थी उनके रूप में भी आती थी। इस तरह की तो कई प्रकार की मोहरें या वस्तुएं आपको मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता के अंदर भी मिली है, और जो इस बात का बहुत स्पष्ट परिचायक है कि दोनों सभ्यताओं के मध्य में व्यापारियों और व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लेकिन उस जमाने में क्योंकि हमें कॉइन्स तो नहीं मिल रहा है, तो जो ट्रेड और कॉमर्स है, यानी कि जो व्यापार वाणिज्य है, इसकी विधि क्या थी, कैसे व्यापार वाणिज्य होता था, तो याद रखना ये था एक्सचेंज सिस्टम पर आधारित। एक्सचेंज सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। याद रखिएगा, इसे आप वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, उस जमाने के अंदर भी जो व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी, वो भारत के हित में था।
समझना। फिर देखो कथन कारण वाली बात आपके सामने आ रही है, बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं। कैसे? यदि आप मोटी मोटी चीजों को पढ़ोगे, गाइड्स आपने पढ़ी, आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो गए किसी फैक्ट बेस पर तो आपने कर लिया। यदि प्रश्न आ जाए कि जो हड़प्पाई या सेंधव सभ्यता समकालीन जो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स था, यानी कि इनके जो ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस थे हड़प्पाई निवासियों के अन्य सभ्यताओं के साथ, वो किसके फेवर में ज़्यादा थे, भारत के या हड़प्पाई निवासियों के, भारतवर्ष के या अन्यों के? तो इसका साफ लॉजिक है, विदेशों में जितनी हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उतनी विदेशी वस्तुएं भारत में नहीं मिली है। इसका मतलब वो ईगरली हमारी वस्तुओं को, हमारे शिल्प उत्पादित आर्टिकल्स को पाने के लिए लालायित रहा करते थे, और काफ़ी शायद वो बहुमूल्य स्वर्ण चांदी भी खर्च करते हैं उस ज़माने में। इसलिए उस ज़माने के अंदर भी जो, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य जो था, क्लियर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य भारत के पक्ष में था। अब ये तो हो गया साहब एक तथ्य, लेकिन अब इस तथ्य की आखिरकार आप मतलब व्याख्या कैसे करोगे? तो आप इसकी व्याख्या इस रूप में करोगे बहुत स्पष्ट तौर पर कि साहब हड़प्पाई व्यापारिक वस्तुएं जितनी विदेशों में प्राप्त हुई हैं, जैसे आप सुमेरियन या मेसोपोटामियन सभ्यता की बात कर सकते हैं, आप बहरीन की बात कर सकते हैं, उतना उन सभ्यताओं की वस्तुएं भारत में आपको प्राप्त नहीं हुई है। और इन सभ्यताओं, चाहे इजिप्ट की पिरामिड कल्चर हो, चाहे मेसोपोटामियन सभ्यता हो ईरान की, पर्शिया की, इनमें जो मीडिएटर सेंटर था वो था बहरीन। बहरीन एक प्रकार का कनेक्टिविटी सेंटर था दोनों, मतलब वैश्विक सभ्यताओं के व्यापारियों के मध्यवर्ती केंद्र के रूप में। और संभवतः यही वजह कि जो मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस में जो दिलुमन शब्द का प्रयोग हो रहा है वो निश्चित तौर पर बहरीन के रूप में हो। इसका मतलब एक बात और निकल रही है कि सेंधव निवासियों के जो व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध थे, ट्रेड और कॉमर्स के जो रिलेशंस थे, स्पेशली मिस्र की तुलना में मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ ज्यादा थे। वो डायरेक्ट नहीं थे। व्हाट इज मीन? बहरीन बीच में है। बहरीन इज ए मीडिएटर सेंटर बिटवीन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वो डायरेक्ट नहीं थे, दोनों जगह के व्यापारी। आप एक मैप के जरिए समझने का प्रयास करिए। आप इसको यूं देखिएगा, इतना एरिया तो आपका आ गया है बलूचिस्तान, यहां आपका आ गया है इस जगह पर लोथल गुजरात, ये आप कह सकते हो जी आपका सिंध रिवर। तो यहां पर आपका आ गया है जी मोहजोदड़ो, यहां पर रावी नदी, तो यहां पर आ गया जी आपका हड़प्पा। ठीक है सर, आप देखिएगा यहां पर आ गया आपका ईरान का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन कल्चर, एंड यहां पर है आपका बहरीन। तो क्या होता था कि लोथल के पोर्ट से व्यापारी निकले और समुद्री जहाज के रास्ते होते हुए ये गल्फ ऑफ पर्शिया में प्रवेश करके, इतना तो हो गया आपका समुद्री मार्ग, फिर यहां से ये टेरिटरी में प्रवेश करके स्थल मार्ग से बहरीन पहुंचेंगे। तो जो हड़प्पन ट्रेडर्स हैं वो बहरीन में आ रहे हैं, इधर जो मेसोपोटामियन ट्रेडर्स हैं ये बहरीन में आ रहे हैं। ये था। सो बहरीन जो था वो दोनों सिविलाइजेशंस के बीच का कनेक्टिविटी सेंटर था,
आप कह सकते हैं मीडिएटर सेंटर था। इसका मतलब मिस्र की तुलना में मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ हड़प्पाई निवासियों के हड़प्पाई सभ्यता के ज़्यादा प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन ये संबंध प्रत्यक्ष नहीं थे। बहरीन के माध्यम से दोनों सभ्यताओं के व्यापारी मिला करते। आप सोचिए उस जमाने में बहरीन की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता कितनी अधिक होगी, क्योंकि वो एक तरह की मीटिंग सेंटर है दोनों ट्रेडर्स का, वो एंटरटेन कर रहा है, तो उसकी भव्यता उस जमाने में देखते बनती होगी। और ये व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। उस जमाने में मोहर हुए, मतलब सील्स हुई, बीड्स हुई, आपके विभिन्न प्रकार के मतलब कंगन हो गए, मृदभांड हो गए। क्लियर? मृदभांड तो नहीं, ये सब सेल खड़ी से निर्मित होते थे। सेल खड़ी आप लोग बलूचिस्तान से पा रहे हैं। तो यदि चलिए, तो आपने एक बात समझ लिया, मैं जो बात कर रहा था वो यहाँ पर थी। तो आप कह सकते हैं मनके हो गए आपके, है ना, मोहरे आपकी हो गई है, आपके बटन नुमा पात्र हो गए। बेसिकली ये जो वस्तुएं हैं ये बन रही है किससे? सेल खड़ी से। और सेल खड़ी इंपोर्ट की जा रही है कहाँ से? बलूचिस्तान से। और आप लोग देख चुके हैं बलूचिस्तान कोई नया एरिया नहीं था हड़प्पाई निवासियों के लिए। भैया हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था वो सुतका गेंड और बलूचिस्तान में ही था। मेहरगढ़, नौशार, तमाम चीजें वहीं से तो निकल रही है। कौन सी कोई नई चीजें, कोट दीजी, राणा गुंडई वगैरह, आमरी, तमाम जो एरिया वो सिंध बलूचिस्तान वाला एरिया है। और इसके ऊपर तो बहरीन है, ईरान से सटा एरिया, क्योंकि बलूचिस्तान की सीमा आज भी ईरान से मिलती है। क्लियर? और जो मैंने कुंभकारी वाली बात तो पिछले सत्र में बहुत विशिष्ट तरीके से आपसे कह चुका हूं कि वैसे तो यहाँ पे काले लाल चित्रित मृदभांड तो कई युगों में पाए गए हैं, लेकिन जो अति विशिष्ट मृदभांड है हड़प्पा सभ्यता के वो है लाल गुलाबी चित्रित मृदभांड। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में अर्थव्यवस्था से संबंधित दी गई जानकारी, जिसका मैंने कोशिश किया है गहन विश्लेषण किया जाए एक इंटरडिसिप्लिनरी बेसिस पर, कि इस सिनेरियो में, इस कैनवास पर मैं तमाम पक्षों को एक साथ आपके सामने उकेरूं। आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़िए। किसी भी प्रकार की यदि कोई जिज्ञासा होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा जवाब देने का, वो भी शुद्ध हिंदी भाषा में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार साथ मुझे मिलता रहा, किस तरह के नोट्स मैं आपको रिलीज कर सकता हूँ, यू वॉन्ट बिलीव, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अभी कई सारी प्लानिंग्स हैं कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और मैं लाइव तो क्लासेस अब लेके, जिनको आप क्वेश्चन पेपर सेशंस कहते हैं, वो लेकर आ ही रहा हूँ। कई प्रकार के भी शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, 3 तरह के तो शॉर्ट्स में दे रहा हूँ, और एक मीडियम रेंज की एक क्लास टारगेट फैक्ट्स के रूप में दे रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप सभी देखिए और कमेंट अवश्य कीजिए। अच्छा बुरा जो भी आपका फीडबैक है, डजेंट मैटर। देखो, यदि आप मुझे मेरी को अच्छा है बताओगे तो मैं उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग करने का, इंटैक्ट रखने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी तारीफ से, अपनी अच्छाई से कमज़ोर नहीं पड़ता हूँ, बल्कि मेरा प्रेशर पड़ता है कि मैं और अच्छा काम करूँ, उसको बनाए रखूँ। और यदि आप मुझे कमजोरी करोगे तो मेरी भलाई करोगे भाई, सुधार करूँगा उसके अंदर। बनते कोशिश तो करता हूँ कि गलत फैक्ट ना बताऊँ, चाहे जानकारी कम दे दूँ, चलेगा। बहरहाल यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए